तो सेकंड पार्ट शुरू करवाया हमने और ये लाइन हटाकर 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 देखा। क्या कहते हैं टैक्स वाले? अज्यूम टैक्स रिलीफ। बताया था टैक्स रिलीफ का मतलब क्या है कि कोई एक्सपेंस। अच्छा देखो देखो देखो, दो चीज़ें हैं, एक है इनकम, एक है एक्सपेंस। इनकम पे रिलीफ कब मिलेगी? जब वो एग्जैम्प्ट होगी। मैं क्या कह रहा हूं, रिलीफ अगर को कहे, समझ आइए बात, इनकम पे रिलीफ है तो वो कब होगी? जब इनकम एग्जैम्प्ट होगी। अगर कोई बंदा कहे एक्सपेंस पे रिलीफ है तो मतलब वो अलाउड एज आ डिडक्शन है। मैंने कहा ऐसे बता दूं, है पति कल को पता ना लगे, तो लिख लो ये बात अपने पास, कहीं काम ही आ जाए। ऐसे ऐसे स्टार लगा के लिखो, यूं कर लो ना, यूं कर लो, रिलीफ। इन सवालों के लिए कह रहा हूं, रिलीफ। एक्सपेंस के लिए रिलीफ का मतलब क्या होता है कि ये अलाउड एज आ डिडक्शन है। जाहिर है एक्सपेंस कब हमें रिलीफ देता है? जब डिडक्शन के तौर पे माइनस अलाउड कर देता है और उसकी वजह से हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट और टैक्स कम हो जाता है, तो रिलीफ मिल गया ना, ठीक है। जबकि इन कॉमे के केस में, इन कॉमे के केस में कब रिलीफ होगा? जब इट इज एग्जैम्प्ट, यानी उस पर टैक्स ना लें तो हम बच जाएंगे। टैक्स रिलीफ की बात हो रही है ना, पूरी रिलीफ की बात नहीं करें। ये असल में पूरी बात क्या है? टैक्स रिलीफ। अब पता है महमूद क्या कहेगा? अगर आप टैक्स रिलीफ बोलते ना तो मैंने सही जवाब दे लेना था, है ना। कह दो कह दो। ठीक है बच्चों, तो ये जहन में रखना, कभी भी एक्सपेंस के बारे में वो यूं लिखे ना, टैक्स रिलीफ ऑन एक्सपेंस इज गिवन, तो इसका मतलब दिस, ये वो कहना चाह रहा है कि दिस इज अलाउड एज आ डिडक्शन, ठीक है। तो assume tax relief on interest expense is only given when interest is paid, यानी ये कौन सी बेसिस पे है? ये तो दुश्मनी पे उतर आए। तो अगर दुश्मनी पे उतर आए हैं तो इधर देखो, हम किए बैठे हैं रिकॉर्ड एक्सपेंस, टैक्स वाले क्या कह रहे हैं? रिवर्स करो। अब डिफरेंस ना ले लेना भाई महमूद, और भाई महमूद डिफरेंस नहीं लेना, ठीक है, डिफरेंस नहीं लेना। आगे बहुत सारी चीजें देखो, एक हर रोज नई चीजें आ रही हैं, तो अपना कोई शॉर्टकट बनाओगे ना तो फिर आगे जाके फिर फंसे होगे, फिर वापस आओगे रिवर्स गियर लगा के, कहोगे नहीं ऐसे करके ही चलते हैं। तो अलग अलग उसूल है, उसूल है क्या? अकाउंटिंग वालों ने इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है, उसको करेंगे रिवर्स, क्योंकि टैक्स वाले एक्सपेंस को नहीं मान रहे, पेमेंट को मान रहे हैं। अब एक्सपेंस कितना रिकॉर्डेड है? 1.5, तो इसको क्या कर दो? ऐड। प्रॉफिट तक आते आते माइनस हुआ है ना, एक्सपेंसेस इस करंट टैक्स में रिवर्स करना है, एक्सपेंस को हमेशा ऐड करते हैं, और इनकम को रिवर्स करना है तो माइनस। अलाउड डिडक्शन अगर करनी है तो माइनस होती है, ठीक है ना, पता है ना इस बात का। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस 200 प्रॉफिट तक आते आते लेस हुआ पड़ा है, हम ऐड करेंगे 1.5, हम कहेंगे लो जी हो गया ऐड। अब क्या करो, क्या करोगे आप? उन्होंने कहा जी हम आपको अलाउ करेंगे 1 रुपया इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड 1, ठीक है, क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? चलें आगे, पक्का पक्का पक्का, डेफर्ड टैक्स भी उड़ा दो, चलो उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो। नेक्स्ट क्या है? इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट पेबल कितना है? 0.5। टैक्स वाले कौन सी दुनिया के बासी हैं आज? बहुत बासी हो गए हैं। टैक्स वाले कौन सी दुनिया के बासी हैं? कैश बेसिस, कैश की दुनिया में रहते हैं टैक्स वाले आजकल, कैश की दुनिया में रहते हैं। तो ये चारों अकाउंट्स इधर एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर एग्जिस्ट नहीं करते मतलब कोई पेएबल प्रीपेड वगैरह का नाम नहीं आता, तो ये कह रहे हैं पेएबल है, तो ये क्या कह रहे हैं? कोई नहीं है। यहां पे ये नहीं कहना, यहां पे ये नहीं कहना टैक्स वाले प्रोविजन को नहीं मानते, इसलिए प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये हमेशा जीरो होंगे। ये हमेशा जीरो नहीं हो सकते, ये कभी हो सकता है कल को जाके कहे टैक्स वाले मानते हैं, तो फिर इधर टैक्स बेस भी आ जाएगी, वो पढ़ाएंगे इंशाल्लाह आपको। फिलहाल तो ये कह रहे हैं कैश बेसिस। समझ आ गई है? क्लियर? शीशा चलें आगे, चलें, ओके। अब उसूल यार,
छोड़ो उसूल, वैसे देख लो, ये देखो पेबल 0.5 है, ये कल को पे होगा तो अलाउ भी हो जाएगा। तो ये पेबल कल को पे होगा, ये पेबल कल को पे होगा तो डिडक्शन के तौर पे अलाउ होगा। तो ये ऐसा डिफरेंस है, ये ऐसा डिफरेंस तो लिखा ही नहीं, ये ऐसा डिफरेंस है जो फ्यूचर में अलाउड होगा एज अ डिडक्शन। फ्यूचर में पेबल फ्यूचर में पे होगा तो अलाउ होगा एज अ डिडक्शन। तो ये क्या है? डिडक्टेबल डिफरेंस, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया? DTD। पर पर्चे के लिए लायबिलिटी, कैरिंग अमाउंट ज्यादा टैक्स बेस से, लायबिलिटी ये कैरिंग अमाउंट ज्यादा, डिडक्टेबल। यहां से देखेंगे फटाफट, ठीक है। चलें आगे। अगली एडजस्टमेंट आ गई। आपने अपना मुंह शीशे में देखा, आपका ये वाला कान इधर चला गया, ये वाला कान इधर आ गया, ये वाली आंख इधर चली गई, ये वाली आंख इधर आ गई। आप इनकम का लेजर बनाने लगे, कैश इस तरफ आ गया, इनकम उस तरफ चली गई, ठीक है। चेक करें जरा। अगला सवाल, आप बना रहे हैं इन्वेस्टमेंट इनकम, ये 20 मिलियन उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है लॉन्ग टर्म डिपॉजिट में। इंटरेस्ट एट 15% पर एनम इज रिसीवेबल ऑन 30 सितंबर एंड। सवाल सेम डेट्स पे रखा गया ताकि वो दोबारा ना सोचवाना पड़े। जी जो लिख लो यार, दिल करे जो लिखो, जो दिल करे लिखो। ये दोनों ही लिख सकते हो आप, लेकिन अगर वो इंटरेस्ट का नाम ले रहे हैं तो इंटरेस्ट ही लिख दो। महमूद बना लिया लेजर, दिखा। इंटरेस्ट इनकम का अब पेपर तुम्हारा पास हो जाता है, टेस्ट तुम्हारा पास हो जाता है। अब क्या करूं मैं तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं कर सकता, तुम सही है, जाओ चलते रहो। अरे भाई क्या कर रहे हो? क्या समझ नहीं आ रहा? बता दो, मैं बता देता हूं। एक और एक्सपेंस का लेजर बनवाऊं प्रैक्टिस के लिए? देख लो, फिर न कहना दसिया नहीं। चलो नहीं समझ आई किसी को ना तो बताना, हाथ खड़ा करके, फिर एक आधी और छोटा सा लेजर बना लेंगे, जरा प्रैक्टिस कर लेंगे। कितने बच्चे बना चुके? दिल तो था सभी बना लेते हैं। चलें 1 मिनट और दिया। इंट्रो याद आ गई होगी है, वो तो सर हमने पढ़ी नहीं थी, पढ़ी थी ना आप लोगों ने तो। सुभान अल्लाह। हाँ जी, इंट्रो पढ़ाते हैं। इतने पुराने हैं आप? इतने भी कोई नहीं पुराने, 2 अटेम्प्ट पहले खत्म हुआ है। ओके, इंटरेस्ट इनकम या इन्वेस्टमेंट इनकम, जो मर्जी लिख लो, इनकम पे गौर करो बस। लेजर इनकम का बन रहा है। ओपनिंग है कोई तरतीब? वही ओपनिंग क्यों नहीं है? क्योंकि 1 अप्रैल 10 को इन्होंने इन्वेस्ट किया है ये पैसा, और फिर इन्वेस्टमेंट इनकम या इंटरेस्ट इनकम एक्रू होना शुरू हुई है। कमाई इनकी ये वाली हराम वाली शुरू हुई है 1 अप्रैल 10 से, ठीक है। एज आ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट एट 15% इज रिसीवेबल ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। तो ओपनिंग तो कोई नहीं था, ओपनिंग तो कोई नहीं था। अगली चीज वही तरतीब रख लो, कैश को लिख लेते हैं। अब शुक्र है ये यूज हो जाएगा, ठीक है। 1 अप्रैल को एक इन्वेस्टमेंट की है और वो कह रहा है इंटरेस्ट हर 31 मार्च और 30 सितंबर को पे होता है। तो 1 अप्रैल 10 से 30/9/10 तक का इंटरेस्ट 30/9/10 की शाम को रिसीव हो जाएगा,
और उसके बाद इस साल में और कुछ रिसीव नहीं होना। इस वक्त कैश को देख रहे हैं ना, कैश को, तो कैश कितना रिसीव हुआ, सिर्फ एक दफ़ा 6 महीने का इंटरेस्ट। तो कैश इसी तरह से दोबारा क्या देखना, इस तरफ आ जाएगा कैश, कैश कैश। बस इसी को आपने याद करना है, बचपन वाली एंट्री कर लेनी है हमेशा ताकि गलती ना हो। बचपन में सबसे पहली एंट्री सिखाई जाती है, बचपन में सबसे पहली एक्सपेंस पे हो तो एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, और इनकम रिसीव हो तो कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। तो ये एंट्री ज़िंदगी में आप कभी नहीं भूल सकते। तो जब भी ये एक्सपेंस वाला या इनकम वाला एक्रूअल का लेजर बनाने लगो, कैश लिखते हुए आपने इतनी सी बात बस ज़हन में रखनी है, एंट्री पहली कैश वाली, हमेशा बड़े नहीं बनने की कोशिश करनी, छोटे अच्छे होते हैं, छोटे बन के रहो, ठीक है ना। तो हमेशा इनकम या एक्सपेंस का लेजर बनाते हुए कैश की एंट्री इसी तरह से करनी है आपने, ठीक है। तो इनकम है तो कैश आया, कैश आया तो कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। जब एक बार ये आपने लिख लिया ना, उसके बाद आपको पता है अगर कैश इस तरफ है तो इनकम तो अपोजिट साइड पे आएगा, बाकी रिसीवेबल अनअर्न्ड वगैरह तो आप देख ही लेते हैं। तो ये गलती ना हो आपसे, ठीक है। अब कितना लोन, कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, 20 मिलियन, क्या है रेट 15%, कितने महीने का, 6 माह का ये इंटरेस्ट रिसीव कर लिया इन्होंने 1.5, ठीक है जी। तो सारा सबसे पहला काम हम करते हैं ओपनिंग ढूंढते हैं, नहीं था, फिर हम कैश रिकॉर्ड करते हैं, कर लिया, फिर हम क्लोजिंग ढूंढते हैं और कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब इधर आए, ये हमारा ईयर एंड है, 3 महीने तक ये पैसे इन्वेस्टेड रहे, 3 महीने का इंटरेस्ट इन्होंने कमा लिया है, रिसीव नहीं हुआ क्योंकि रिसीव होना है 6 महीने का इकट्ठा 31 मार्च 11 की शाम को, लेकिन अर्न तो हो गया है। एक्रूअल बेसिस कहता है ये कमा लिया है तो रिकॉर्ड करो, यानी अगर आज ये डिपॉजिट निकाल लो तो ये 3 महीने का इंटरेस्ट भी एक्रू हो चुका है, ये भी मिलेगा, ठीक है। तो ये 3 महीने का इंटरेस्ट कमा लिया है, रिसीव नहीं हुआ, तो ये अनअर्न्ड रिसीवेबल, क्या है जी, ये रिसीवेबल। तो क्लोजिंग डेट पर रिसीवेबल एसेट होता है, एसेट इस तरफ आएगा, तो क्लोजिंग रिसीवेबल जी 20 मिलियन 15%, 3/12 जी कितना 0.75, ठीक है जी। तो बैलेंसिंग फिगर इनकम की, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंटेंट्स रिकॉर्ड करते हैं 2.25। बोली जाओ बेशर्मो, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, उस्ताद तांग हो या ना हो, साथ वाला तांग हो या ना हो, आगे वाली सीट वाला तांग हो या ना हो, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुमने कौन सा अल्लाह को जवाब देना है इस पर। थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेलिंग करनी पड़ती है जी। लो भाई, हमने जो करना था वो कर लिया है, हमने इनकम रिकॉर्ड कर रखी है 2.25 की, और बैलेंस शीट में हमारी किताबों में रिसीवेबल नज़र आ रहा है, ठीक है। अब टैक्स वाले आके भाई भाई भी बन सकते हैं, टैक्स वाले दूर खड़े होकर कैश बेसिस के आवाज़ भी लगा सकते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं, पर्दा हटाते हैं। अज्यूम शुक्र है पहले ही बता दिया था, अज्यूम दैट इंटरेस्ट इनकम इज नॉट टैक्स्ड अंटिल, जरा उल्टी बात लिखी हुई है क्या, ठीक है। वो कहते हैं जब तक इनकम रिसीव ना हो टैक्स नहीं लगेगा, तो यूं कह दो ना, जब रिसीव होनी है तो टैक्स लगेगा, सादा बात है, वही कैश बेसिस। जब रिसीव होगी, वो लिख रहा है जब तक रिसीव नहीं होगी टैक्स नहीं लगेगा, हम कह रहे हैं तो यूं कहो ना, जब रिसीव होगी तो टैक्स लोगे, कैश बेसिस। जब रिसीव होगी तो नहीं, एग्जाम्प्ट नहीं। अज्यूम दैट इंटरेस्ट इनकम इज नॉट टैक्स्ड अंटिल कैश इज रिसीव्ड, मतलब व्हेन कैश इज रिसीव्ड देन इट विल बी टैक्स्ड। तो ये क्या है जी, कैश बेसिस, ठीक है। तो इसके ऊपर रिलीफ नहीं मिला जी। चले, तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम 2.25 रिकॉर्ड कर चुके हैं। टैक्स वाले कहते हैं इसको रिवर्स करो, हमने कहा जी बिस्मिल्लाह कर देते हैं जी। क्या करें फिर, वो कह रहे जो कैश आपने रिसीव किया सिर्फ उस पर टैक्स लेंगे आपसे, इनकम जो कमाई है वो हम नहीं मानते। अब प्रॉफिट तक इनकम को उल्टाना है,
माइनस, प्रॉफिट तक आते आते ये क्या हो चुकी होती है, ऐड। जैसे क्या कर देंगे, लेस इंटरेस्ट इनकम इनको में 2.25 रिवर्स हो गई। और कह रहे हैं जो पे किया है ना, जो रिसीव किया है इंटरेस्ट, उस पे टैक्स दो। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना जी, ये ऐड कर दो। यहां तक को मसला। करंट टैक्स इज ओवर, नाउ कम टू डेफर्ड टैक्स। हाँ जी, बैलेंस शीट के अंदर जैसे पेबल आ रहा था, बैलेंस शीट में, अकाउंटेंट्स की बैलेंस शीट के अंदर 0.5 का इंटरेस्ट रिसीवेबल करंट एसेट्स में नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट रिसीवेबल 0.75 नजर आ रहा है। ये तो अकाउंटेंट्स की दुनिया का लफ्ज है। टैक्स वाले तो आज कैश बेसिस पे हैं, तो उनकी दुनिया में कोई पेएबल प्रीपेड, कोई रिसीवेबल अनअर्न नहीं होता। तो रिसीवेबल हम तो कह रहे हैं कि है, टैक्स वालों के हिसाब से कोई रिसीवेबल नहीं। अब लॉजिक, पहले लॉजिक मिटा भी दूं ना बाद में, ये ना हो पर्चे में बैठ के लिख के बैठे हो लॉजिक जी। लॉजिक, ये रिसीवेबल है, ये रिसीवेबल है। जब कभी फ्यूचर में रिसीव होगा तो टैक्सेबल होगा, ठीक है। यानी ये ऐसा डिफरेंस है जो फ्यूचर में टैक्सेबल होगा, टैक्स का बायस बनेगा। तो ये क्या है जी, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। और लॉजिक छोड़ो, लॉजिक, पर्चा पास करो, पर्चा पास करो। एसेट है, लायबिलिटी है, एसेट है। कैरिंग अमाउंट ज्यादा या कम, टैक्स बेस ज्यादा, यानी रूल नंबर 1, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट अगर ज्यादा हो टैक्स बेस से, तो ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, इससे बनता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। रहा तो नहीं, कोई रहा तो नहीं, डन एंड डन, ठीक है जी। ओ मेरे दोस्त, तुम आ गए, शुक्र है तुम आ गए। कल तुम थे ही नहीं, कल हमें तुम्हें निकालना पड़ा था, याद है। आज शुक्र है तुम आ गए, ठीक है। तो भाई डेफर्ड टैक्स के लेजर की जगह अब मेरे पास उधर कोई नहीं है, नहीं है। वैसे चुनना सा बन भी सकता है, आज तुम बना दो उधर रिकंसिलिएशन के नीचे। वर्किंग नंबर 7 डेफर्ड टैक्स है, तो चलो गुजारा हो जाए। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट। डेफर्ड टैक्स, ओपनिंग डेफर्ड टैक्स क्या है, लायबिलिटी। यकम जनवरी 10 ब्रॉड डाउन कितना, 10.5 नजर आ रहा है भाई, 10.5 ओपनिंग। अब क्लोजिंग हमारे पास नहीं है, लेकिन हम निकाल चुके हैं, ठीक है। लड़ाइयां कराओ, लड़ाइयां कराओ। आई क्या प्लस माइनस यूज कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा, लेकिन आप कॉन्सेप्चुअली चलें फिलहाल, देख लेंगे बाद जी। मतलब गलत कोई नहीं है, सही है जी। 21.25 टैक्सेबल, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस 35% है रेट, जनरल एक ही है जी। 7 अलग अलग रेट्स भी आएंगे एक आध दिन तक अभी, हाँ अलग अलग रेट होंगे तो अलग अलग लगा के आएंगे। 7.44 डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, क्योंकि टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस हैं, इनसे डेफर्ड टैक्स, इनके बच्चे का नाम क्या है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो 31 दिसंबर 10 पर क्लोजिंग वर्किंग 2 से आया है 7.44 और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस कितना, 3.06। बस वो तो बाद में देखेंगे एंट्री कैसे होनी है, 3.06, ठीक है जी। लो जी लेजर बन नहीं गया यहाँ पे, यानी एक्स्ट्रा लेजर्स यहाँ से पिक्चर अगर बनाएंगे तो वो है कोई एक्स्ट्रा, वो तो उधर बनाए हैं बस ये, ठीक है ना, सही है। वर्किंग 1 करंट टैक्स, वर्किंग 2 डेफर्ड टैक्स एज ऑन, वर्किंग 3, वर्किंग 4, वर्किंग 5, वर्किंग 6, वर्किंग 7,
ओके चलो अब, हाँ ये तो अभी निकाला ही नहीं। टैक्सेबल 208 पॉइंट, देखो आज कोई सेपरेट भी कोई नहीं है, ये टैक्सेबल प्रॉफिट है। ये भाई कह रहा था इसके नीचे बना लें, कोई एक भाई कह रहा था अभी, टैक्स एट द रेट ऑफ 30, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੈਜਰ ਬਣਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, आओ ਤੁਸੀਂ बना लो जी। 73.06। लेकिन जो वो वाला भाई बोल रहा था ना, वो वाला भाई वो शायद बन जाता, लेकिन वो भी बहुत क्लोज हो जाना था। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हमें जगह मिल गई। अच्छा जी 73.06 करंट टैक्स और 3.06 डेफर्ड टैक्स, ठीक है। एंट्री करते हैं, लिखने की जरूरत है यहाँ पे, मैं आपके लिए एंट्री जरूर लिख दूंगा भाई, ठीक है। तो 73.06 की एंट्री बताओ, करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, करंट टैक्स पेएबल क्रेडिट, जो कि रिक्वायर्ड नहीं थी एंट्री पर ज़बरदस्ती कर दी मैंने 73.06। तो ये एंट्री पोस्ट करते हैं डायरेक्ट हम, अगर नोट मांगा हुआ है तो, ठीक है। तो करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस बढ़ाओ 73.06 से, रुपीज इन मिलियन चल रहा है, बहुत ज़रूरी है इसको लिखना, पूरा मिलियन भी लिखिएगा, पूरा रिक्वायरमेंट है ये। तो सीटीई डेबिट, सीटीपी बैलेंस शीट के अंदर करंट लायबिलिटीज में क्रेडिट, ठीक है। दूसरी एंट्री डेफर्ड टैक्स की, डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी डेबिट, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट, एक्सपेंस है रिवर्सल, एक्सपेंस का क्या है रिवर्सल, तुम लड़ाई कर लो उसके साथ, एक्सपेंस रिवर्स हो गया हमारा, यहाँ तुम्हारी लड़ाई चल रही है, डेफर्ड टैक्स रिवर्स हो गया, तो पॉजिटिव साइन के साथ लिख लेंगे ना। अब उसको गलती करने देनी थी, अभी करवाता मैं उससे गलती जी। कितना 3.06, 70.0 आ गया, कह दो सर। चले जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 200, 35% और 70.0 नहीं है सर, मैच नहीं कर रहा, ठीक है जी। सवाल खत्म हो गया, छुट्टी देता हूं मैं। एथिक्स किसने करने हैं छुट्टी? हाँ मैं घर से भी करने तो घर से ही, पढ़ाने तो है ना। होमवर्क के लिए लिख लें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है आज, पास पेपर 4, नाम इसका शाकिर है आई थिंक, देखो ज़रा शाकिर वाला सवाल, पास पेपर 4, पेज नंबर 375, पास पेपर 4। पेज नंबर 3, मुश्किल सवाल है तो क्या ना करें, मुश्किल सवाल सारे छोड़ देते हैं किताब के। जा मैं, आपने कर होमवर्क लिखा, ये होमवर्क बस एक ही बड़ा है जी। क्लास वर्क वाला तो आप वैसे सवाल करते होते हैं हमेशा। हाँ जी बच्चों, क्या हाल है एथिक्स के? तुम्हारा हाल नहीं पूछ रहा, याद कर रहे हो? कितने बच्चे याद कर रहे हैं? जितना पढ़ाया अभी तक याद कर लिया? इतने अच्छे बच्चे हैं मेरी क्लास में। तो ऑडिट वाले नहीं याद करने, ये वाले याद करने। मुझे पता है, लेकिन जब तक कंपेयर करके मुझे प्रूव नहीं करोगे तो मैं नहीं कहूँगा। कम से कम कंपेयर करने में एक बार पढ़ा जाएगा जी। अच्छा जी सुने, हाँ सेम है लेकिन केस सिनेरियो डिफरेंट बनता है ना। अब सुने, 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर। पढ़ लिए थे, डेटेड लाइन याद रखनी है आपने, ठीक है। बाकी एग्जांपल्स अच्छे से समझ के रखनी है। फिर आए
इन प्रिंसिपल्स पे चलने से रोकने वाले थ्रेट्स। पहला थ्रेट हमने पढ़ा था सेल्फ इंटरेस्ट, और आखिरी पढ़ा था इंटिमिडिएशन, और कल पढ़ा था सेल्फ रिव्यू। ठीक है, अपने ही काम को फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल जब रिव्यू करने का कहा जाए, जब उस पर कमेंट मांगा जाए, तो बंदा बाइस्ड हो ही जाता है। ठीक है, तो ये एक थ्रेट था हमारा सेल्फ रिव्यू थ्रेट। उसके बाद है जी एडवोकेसी थ्रेट। एडवोकेसी जैसे नाम से पता लग रहा है, कहीं आपने एडवोकेट करना हो, कहीं आपने एडवोकेट करना हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, तो एडवोकेट करने में हर्ज नहीं है। मतलब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाके बता रहे हो कि जी ये ऐसा है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये है, अच्छी बात है। कोई केस है, उसको जाकर प्लीड करने गए हो, रिप्रेजेंट करने गए हो, करो, इजाज़त है, एडवोकेट करो उसको। लेकिन ख़तरा तब आता है जब आप एडवोकेशन गलत वाली कर दो, जब आप एडवोकेट गलत कर दो, बातें जो नहीं है वो भी कह दो, ये है थ्रेट। तो एडवोकेसी इज़ नॉट अ थ्रेट। ये ना समझना आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो मर्जी होता रहे, आपकी बला से आपने कभी उसको एडवोकेट नहीं करना, नहीं। ठीक है, एडवोकेसी करने की इजाज़त है, लेकिन गलत एडवोकेसी करने की इजाज़त नहीं है। मतलब ये थ्रेट है हमारे लिए। ठीक है, तो पढ़ते हैं। A CA in business may often need to promote the organization's position by providing financial information. ये भी एक काम है। उन्होंने कहा जी लिस्टिंग करवानी है, उन्होंने कहा जी लोन लेना है, बना दो, फिजिबिलिटी बना दो। अब अकाउंटेंट फिजिबिलिटी बना रहा है, तो वो एक अपने 5 साल फ्यूचर के डाटा को लेगा, ये इनफ्लोज होंगे, ये आउटफ्लोज होंगे, ये कोई रेट वगैरह होंगे, तो उसको चाहिए कि सही पिक्चर दे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ना। एडवोकेट ज़रूर करे, अपनी पोजीशन ज़रूर बताए, लेकिन सही वाली। थ्रेट क्या है? अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, एडवोकेसी करते हुए बायस्ड नहीं होना। ठीक है ना, तो वो ये कह रहा है सीए इन बिजनेस में ऑफन, सीए इन बिजनेस का मतलब बताया हुआ है, ये एक्सटर्नल ऑडिटर नहीं है, ये टैक्स प्रैक्टिशनर नहीं है। ओके, ये वो जो नेस्ले ने, जो पैकेजेस ने, जो सफायर ने खुद रखा हुआ है, अकाउंटेंट हायर किया हुआ, ठीक है ना, उनके पास बैठा है, तो वो सीए इन बिजनेस है। तो आ सीए इन बिजनेस में ऑफन नीड टू प्रमोट ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बिल्कुल ठीक है। अब थ्रेट क्या है? एडवोकेसी में थ्रेट क्या है? थ्रेट इज दैट अ सीए विल प्रमोट अ क्लाइंट्स और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशंस पोजीशन टू द पॉइंट दैट द अकाउंटेंट्स ऑब्जेक्टिविटी इज कंप्रोमाइज। यानी कि वो इस दर्जे तक, इस लेवल तक, अब्बा जी आपके सही से तारीफ करें, सही से करें, लेकिन इस लेवल तक तो ना पहुंचा दें कि हम कहें जी एडवोकेसी सही नहीं कर रहे आप। हम भी जानते हैं आपके बच्चे को, मुझे ही पता है, रफ़ी मेरे पास पढ़ता है, अब्बा जी आ जाए उसके गांव से हैं जी, मुझे मिलने आया, कहते जी बहुत अच्छा बच्चा है। अच्छा है जी, बिल्कुल, बहुत सारे टेस्ट भी देता है जी, अच्छा है जी, कोई छुट्टी भी नहीं करता। अब कहीं ना कहीं तो मैं भी पकड़ ही लूँगा, मुझे ये काम तो आपको ये नहीं करता, आप सही एडवोकेसी नहीं कर रहे, क्या ख्याल है? तो सीए को अपनी ऑर्गेनाइजेशन या किसी क्लाइंट की एडवोकेसी करनी होती है, क्लाइंट मतलब अपना को क्लाइंट होगा, ठीक है, तो वो इस लेवल तक ना ले जाएं कि ऑब्जेक्टिविटी कंप्रोमाइज हो। हाँ, जो सही है वो बिल्कुल करें, न्यूट्रल रहते हुए। ओके, ये थ्रेट है। अब एग्जाम्पल क्या है? सीएफओ डिफेंड्स इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉइंग। समझ आई बात की? तो केस हो गया है, जुर्माना हो गया है, कोर्ट के अंदर उन्होंने बुला लिया है, अब गया है, जाके कह रहे टैक्स वालों ने बुला लिया है, टैक्स वालों ने बुला लिया है, हाँ भाई टैक्स सही नहीं है, ये जो एंटरटेनमेंट एक्सपेंस है क्या है ये? अब वहाँ पे उसने जाके डिफेंड किया एक गलत, उसको पता है गड़बड़ इतने ही है उसको पता है कि गड़बड़ जो है वो इस हेड के अंदर है, लेकिन उसको जाके वो डिफेंड कर रहा है, वो जाके जो है वो एविडेंसेस पेश कर रहा है, लॉजिक्स दे रहा है, सेक्शंस पे बहस कर रहा है, देखो ये ऐसे है, ये ऐसे है। क्या वो पता है यार तुम्हें गलती है, तुम बेईमानी कर रहे हो, ये कौन सा केस लड़ रहे हो, बायस्ड होए पड़े हो तुम, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बचाने के लिए 2 नंबरी को प्रूव कर रहे हो सही नहीं, ऐसा नहीं करना। तो सीएफओ डिफेंड्स पोटेंशियली इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ आई? तो यही बात मैंने पहले ही आपको की है, एडवोकेसी में कोई मसला नहीं है। थ्रेट ये है कि
ऑब्जेक्टिविटी को कॉम्प्रोमाइज ना करो, वरना एज लॉन्ग एज इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज नाइदर फॉल्स नॉर मिसलीडिंग सच एक्शंस वुड नॉट क्रिएट एन एडवोकेसी थ्रेट. तो एडवोकेसी इज नॉट अ थ्रेट. गलत एडवोकेसी इज द थ्रेट. बायस्ड एडवोकेसी इज अ थ्रेट. क्लियर है? छोटी सी बात अगर याद रख लें तो एडवोकेसी इज नॉट अ थ्रेट, बायस्ड एडवोकेसी इज अ. ठीक है जी. उसके बाद बड़ा खतरनाक थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट. लंबा अरसा गुजर गया इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसके बॉस के साथ और सबऑर्डिनेट के साथ सबके साथ फेमिलियरिटी होगी, इवन इसके क्लाइंट्स के साथ भी फेमिलियरिटी हो गई. ठीक है. अब ये फेमिलियरिटी भी एक थ्रेट क्रिएट करती है. इतना पुराना ताल्लुक हो गया है कि सीएफओ कह रहा है रिवैल्यूअर का नाम ना लिखो, तो आप क्या कह रहे हो? आपका हुक्म सर आंखों पे. चाय पीने बैठते हैं इंशाल्लाह, चाय वहीं पे रोज़ बैठ के पीते हैं, तो चाय भी पी साथ साथ गपशप लगाते हैं. सीएफओ साहब ने कहा यार वो ना नाम नहीं लिखना. हाँ ठीक है, पैसों की बात नहीं होती, फेमिलियरिटी थ्रेट है, सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है. शर्म करो, ताल्लुक भी कोई चीज़ होता है, ताल्लुक भी हमारा कोई चीज़ है. ठीक है. इतने अरसे से एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, सीनियर हूँ मैं जी, जूनियर हैं इसके नीचे, वो उनके जूनियर हैं. पिछले 15 साल से हम इस ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए हैं, तो इतना ताल्लुक भी नहीं है कि मेरे कहने पे इम्पेयरमेंट की एंट्री रिवर्स कर दे या मेरे कहने पे रिवैल्यूअर का नाम ना लिखे. अब ऐसी भी नहीं बात. क्या ख्याल है ना ताल्लुक? बस यही थ्रेट है, यही थ्रेट है. हाँ, बोनस तो अगर आ जाए तो सेल्फ इंटरेस्ट तब आ जाएगा. ठीक है. तो फेमिलियरिटी थ्रेट, द थ्रेट इज ड्यू टू लॉन्ग और क्लोज relationship with client or employing organization. A CA will be too sympathetic. मेरी बात मान रहा है ना आप? देखो, ठीक है. Too sympathetic to their interests or to accepting of their work. Too sympathetic to their interest. अब मेरा इंटरेस्ट क्या है उसकी तरफ वो कह रहे चलो यार कोई नहीं, सर क्या ही रहे, ठीक है चलो कोई नहीं यार सर क्या है. या टू एक्सेप्टिंग ऑफ देयर वर्क. आपने कह दिया तो बस कह दिया, ठीक है. अब आपने जब एक बार कह दिया, हमने कभी नहीं सोचा सर नहीं आएगा नाम, ऐसे कैसे हो सकता है. ये खतरा है, ये थ्रेट है. ठीक है. एग्जाम्पल्स, अ सीए इज इन अ पोजिशन टू इन्फ्लुएंस फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टू सपोर्ट एन इमीडिएट और क्लोज फैमिली मेंबर. फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब? ऐसे ही. ठीक है. चलो हम तो उस्ताद शागिर्द थे, है ठीक है. अब मिसाल के तौर पे चलो उस्ताद शागिर्द भी बाद में ऑर्गेनाइजेशन में इकट्ठे हो गए, तो उस्ताद भी बाप जैसा ही होता है, ताल्लुक ऐसा ही है हमारा. ठीक है. वैसे नहीं, क्लोज फैमिली मेम्बर्स कह रहा है. ठीक है. तो जहाँ बहरहाल पढ़ के चला गया भाई, ये भाई जहाँ गया उस ऑर्गेनाइजेशन में वाले साहब सीएफओ हैं, ये अकाउंट्स मैनेजर है, उसी में उन्होंने रखवा दिया इसको भी. ठीक है. अब इसने कोई गड़बड़, दो नंबरी, पढ़ाई के अंदर सही ध्यान से बैठता नहीं था ना, सो जाता था कभी कभी, तो कोई ट्रीटमेंट मिस हो गया हुआ था, सही तरह से नहीं पढ़ा हुआ था, वहाँ पे गड़बड़ कर दी. ठीक है. अब वो गड़बड़ को इसके वाले साहब प्रोटेक्ट कर जाएं. ठीक है. क्यों? क्योंकि क्लोज फैमिली मेंबर है. ठीक है. तो ये इन्होंने उसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को सपोर्ट कर दिया. नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? अब डायरेक्टर साहब पूछ रहे हैं, क्या नाम है तुम्हारा? वो अली रखा है हमने बेटा, आपका कैसा जा रहा है? ज़बरदस्त. आप बल्कि मैं तो कहता हूँ ऐसा करें, उसको प्रमोट करके ना मरी वाली ब्रांच में भेज दें, बड़ा काम कर रहा है बच्चा, मैंने देखा है. ठीक है. तो ये थ्रेट है, फेमिलियरिटी थ्रेट है कि नॉन फाइनेंशियल प्रमोशन करवा रहे हैं. ठीक है. उन्होंने पूछा है तो वो उसकी तारीफ कर रहे हैं. तो ये क्या है? तो फेमिलियरिटी थ्रेट इमीडिएट और क्लोज फैमिली मेंबर के फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को इन्फ्लुएंस करना, ये क्या है? ये एक थ्रेट है बाहर. ठीक है. ये एग्जाम्पल है. दूसरी एग्जाम्पल, लॉन्ग एसोसिएशन विद बिजनेस कॉन्टैक्ट्स इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस डिसीजंस. क्लाइंट्स के साथ पुराना ताल्लुक है आपके पास. ऑर्गेनाइजेशन में क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन का है, लेकिन भाई आप अकाउंट्स में है ना, चेक आपसे ही लेने आता है, तो आहिस्ता आहिस्ता सलाम दुआ अच्छी हो गई है. ठीक है.
अब वो आके वहीं पे बैठा रहता है, आपके पास गपशप भी होती रहती है। अब आपने भी उसको क्या कहा है, यार डिस्काउंट जो है ना तुम्हें जो मिलेगा किसी को नहीं लेने दूंगा, तो जो बाकियों के डिस्काउंट थे उससे भी लेकर थोड़े थोड़े इसको ज़्यादा दे दिए। थ्रेट है ना, फेमिलियरिटी थ्रेट, फेमिलियरिटी पैदा हो गई है, ठीक है। ये फेमिलियरिटी थ्रेट कैसे पैदा होता है, एक्सेप्टेंस ऑफ अ गिफ्ट और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। गिफ्ट, अगर तो वो क्लाइंट आते हुए मुल्तान से सोन हलवा ले आया, चलो कभी कभी, फिर तो खैर है, ठीक है, फिर तो खैर है। लेकिन ये कोई इमटेरियल हो, कभी कभार कोई चीज़ को मीठा शीठा हो, ऐसी कोई चीज़ हो, फिर तो इमटेरियल है, खैर है, एक्सेप्टेंस हो सकती है। लेकिन ये नहीं कि आप वो बड़े बड़े गिफ्ट्स एक्सेप्ट कर रहे हो। भाईजान आज आपके लिए वो गाड़ी में ना एसी लेके आया हूँ मैं, सुना है वो आपके घर पे एसी नहीं लगा हुआ तो बच्चे बड़े तंग होते हैं, बच्चों के कमरे में भी एसी लगवा दें, ठीक है, बच्चों के कमरे में भी एसी लगा दें, एडे तुम लग रियाज है, बच्चों के कमरे में भी एसी लगवा दें, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट जो है, ये एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट जो है इसकी वैल्यू क्लियरली इनसिग्निफिकेंट नहीं है। वो एसी लगवाएगा तो फिर ठंडे ठंडे बिल भी लेगा आपसे, ठीक है। या प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, अब बॉस और सबऑर्डिनेट, अब जब भी हम जाते हैं ट्रिप पे जा रहे हैं, सर आप फ्रंट सीट पे बैठे, बैठे बैठे, कोई दावत हुई है ऑर्गेनाइजेशन की, सर आप इधर बैठे, मैं डाल के लाता हूँ आपके लिए खाना है जी, सर आप बैठे सर को, ठीक है ना। ये क्या है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रहा है हर जगह पे। तो ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट भी फेमिलियरिटी थ्रेट की तरफ ले जाएगा। मुझे ये ऐसे बस खिदमत करी जा रहा, मैं ऐसे चढ़ा होता जा रहा हूँ, बाद में कोई इसके बारे में फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी पड़े तो हो सकता है मैं बायस्ड हो जाऊँ, ठीक है। तो बहरहाल दिस इज अ थ्रेट, ठीक है। और इसको ज़रा पढ़ के देख लें, हाँ पढ़ लिया, एडवोकेसी थ्रेट, बस ये पढ़ के बस फिर ये याद हो जाएंगे, ठीक है, वही वाली बातें हैं। अच्छा ठीक है, पढ़ लोगे, चलो आज पूरे 10 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ, कल वापस लूँगा, ठीक है, 9 मिनट पहले होमवर्क बता दिया है। अल्लाह हाफिज़।